तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो जितने भी सारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं किताब से। तो हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी का जो किताब है उससे जितने भी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरे किताब से, तो उसका जो सीरीज जो चल रहा है हम लोग का, तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और इतना पढ़ लेने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ सारा का सारा बुक से है और कंप्लीट सब्जेक्टिव है, तो इसको ज़रूर देखना क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कृषि कार्यों को प्रभावित करने वाला 2 कारकों को उल्लेख कीजिए। यानी कि जो कृषि में जो कार्य जो काम होते हैं तो उसका महत्वपूर्ण यानी 2 कारण बताने को बोल रहा है। तो इसका आंसर आपको कुछ ऐसे लिखना है, कृषि कार्यों में बहुत सारे प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अवसंरचना संबंधित कारक प्रभावित करते हैं। इनमें 2 महत्वपूर्ण कारक है, जलवायु और भूमि। कितने कारण है, मतलब कारक महत्वपूर्ण है, तो एक जलवायु हो गया और एक भूमि। भूमि मतलब क्या होता है, जमीन, और जलवायु मतलब जो मानसून समझ सकते हैं, जैसे कि टाइम पर वर्षा पड़ना और टाइम पर धूप भी करना, धूप भी ज़रूरी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं। और इसका मृदा उर्वरा यानी कि जो खाद देते हैं ना खेत में, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है। और ये शक्ति यानी कि जो उर्वरक जो होता है ना, जो उर्वरक, ठीक है, तो हम लोग जो देते हैं खाद को, शक्ति बढ़ाते हैं इसका, खेत का। तो चलिए बस इनमें से 2 कारण लिख देना जो आपको अच्छा लगे, मृदा और एक जलवायु भूमि, जो इम्पोर्टेंट होता है कृषि के लिए। चलिए 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सहकारी कृषि से आप क्या समझ सकते हैं। सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आंसर कैसे लिखना है, जब किसानों का एक समूह अपनी स्वेच्छा से कृषि से अधिक लाभ कमाने, क्या बोला जा रहा है, लाभ, प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था का गठन करता है, तो और मिलजुल कर आपसी सहयोग से खेती करता है। इस प्रकार खेती यानी मिलजुल कर जो खेती करते हैं, इस प्रकार खेती को सहकारी कृषि कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार इसे पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि 43 नंबर में कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दे और समझाइए। उदाहरण दे के समझाने के लिए बोल रहा है, आधारभूत उद्योग क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आधारभूत यानी कि जो वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुओं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कच्चे माल जो खेत से निकालते हैं वो क्या हो गया, कच्चा माल हो गया ना, में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा, इस्पात, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि प्रयोग लाया जाता है। उद्योग को चलाने वाले मशीन भी लोहा इस्पात से बनती है। अब ऐसे समझिए, जैसे कि कच्चा माल कैसे क्या हो गया, जैसे कि गन्ना खेत से निकाले, उसके बाद कहाँ भेजे, उसको मिल में भेजे। तो ये सब क्या है, एक कच्चा जैसे मिल में भेजे तो वहाँ क्या उसको बनाया, यानी कि चीनी बना उससे। ठीक है, तो ये सब जो है ना, तो आधारभूत उद्योग में आता है। तो चलिए समझ में आ गया आयोग। और वस्त्र उद्योग भी, जैसे कि आप समझते हैं पाट जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी बनाने के लिए यानी रेशम, और उसका भी जो आधारभूत ही खेती हुआ वो सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब समझते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, जैसे कि स्टील जो कंपनी जो बनाते हैं स्टील वगैरह, तो ये सब क्या हुआ, जो छोटे छोटे उद्योग है कुटीर उद्योग, तो उससे क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए। अंतर पूछ रहा है, देखिए इसका अंतर कैसे लिखना आपको। अंतर में लिखना क्या, उत्तर में कुटीर उद्योग या गृह उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। अभी बताया नहीं, सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्प कार्य अस्थायी कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
एवं साधारण औजारों यानी कि साधारण जैसे बताए ना, जैसे मिट्टी घर बर्तन बनाना, छोटे-छोटे लोटे, ग्लास, ऐसे-ऐसे चीज़ें छोटे-छोटे यानी सिंपल सब चीज़ द्वारा परिवार के सदस्य मिल-जुल कर वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। ऐसे तैयार हुआ माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं यानी स्वयं यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे अस्थायी गाँव को बाज़ार में बिक्री करके कर देते हैं। इस उद्योग को दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, क्या बोला जा रहा है, बर्तन गलत दिखा है, ठीक है, बर्तन, औजार और फर्नीचर, जूते एवं छोटी मूर्तियों उत्पादित जाती है। आप ऐसे समझिए, छोड़िए इसको किताबी भाषा में, आप ऐसे समझिए कि कुटीर उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जैसे कि छोटे-मोटे, जैसे कि आप बना रहे हैं क्या घर में, जैसे बना रहे हैं एक चार्जर का जैसे मशीन बनाते हैं ना, एक एल्युमिनियम पिघला के और छोटे-छोटे कंपोनेंट ला के उसको यूज़ में करके नहीं, घर में जो बनाते हैं यानी से घर का सारा परिवार मिल के बनाते हैं। जैसे छोटे-मोटे आप यूज़ भी कर सकते हैं किसी को, मतलब छोटी उद्योग होना चाहिए, बस ऐसे समझिए, और छोटे-छोटे का पैमाने में यूज़ होता है। जैसे कि ग्लास, मैंने आपको बताया ग्लास, हेडफ़ोन वगैरह, और छोटे समझ सकते हैं जैसे कि खेत में चलाने वाला हल, मतलब ऐसे नॉर्मल सब चीज़ें, कुदाली, ऐसे यानी कुटीर उद्योग में यूज़ होते हैं, ठीक है। और चलिए लघु उद्योग में देखते हैं, आपको लघु कुटीर उद्योग में देखते हैं, एक सेकेंड। बोला जा रहा है लघु उद्योग कुटीर उद्योग से विभिन्न यानी भिन्न होता है। इसमें भी अस्थायी कच्चे माल का उपयोग होता है, किंतु इसका कारखाना घर से बाहर रहता है। इसका ये जो हमारे कुटीर उद्योग जो बताया ना, ये घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे घर में भी बना सकते हैं, और ये लघु उद्योग जो है ये घर में नहीं बनाते, यानी कि घर से थोड़ा दूर में बनाते हैं, ठीक है। एवं रहता है एवं अर्धशुकल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग मिले, यानी यंत्र छोटे-मोटे औजार, बड़े-बड़े मशीन यूज़ में लाते हैं इसमें। रोज़गार एवं अवसरों में इनमें अधिक होते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देश अपनी जनसंख्या को यानी रोज़गार उपलब्ध कराता है। हम लोग तो यहाँ बिहार, यानी आप समझ सकते हैं बिहार में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कारखाने के लिए इस प्रकार के उद्योग में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौना, मशीन, जूते, वस्त्र इत्यादि निर्माण करते हैं। मोबाइल, जैसे समझ सकते हैं मोबाइल, लैपटॉप, बड़े-बड़े इंजन वगैरह सब ये बनाते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने में यूज़ होते हैं। बस उसमें छोटे और इसमें बड़े, आपको जो अच्छा लगे वो आपको लिख देना है इसमें। इसमें बोला जा रहा है कि जल परिवहन के क्या लाभ है? जल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सागर या महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके रख-रखाव पर बहुत कम खर्च पड़ता है। केवल दोनों छोरों पर पत्तन बनाने और उसके रख-रखाव की आवश्यकताओं होती है। इस है जल परिवहन ऊर्जा लागत कम होती है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, अतः लंबी दूरी तक भारी माल ढो ले जाने में बहुत लाभदायक है। अब ऐसे समझिए, देखिए जल परिवहन जो होता है, जैसे कि आप रोड से लेके जाएंगे माल, जैसे ट्रैक्टर में लोड करके अगर ले जाएंगे, तो रोड का जो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ना, तो उसमें गाड़ी का इंजन का जो तेल है वो ज़्यादा लेता है। और जैसे नदी में बिल्कुल फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं, मतलब फ्रिक्शन रहता है, बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो उसमें जो जाता है तो इंजन का बहुत ही कम ताकत लगता है, और उसमें माल ज़्यादा लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होता है। यानी कि अगर परिवहन की बात करें, परिवहन मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना माल लेके। तो ये जो परिवहन जो होता है, तो आप इसमें लोड ज़्यादा देते हैं और यानी कि खर्च कम होते हैं। और जैसे रोड में लेके जाते हैं तो खर्च ज़्यादा होते हैं और माल कम लेके जाते हैं, किसकी अपेक्षा, तो जल की अपेक्षा। और सबसे अगर खर्चा की बात करें तो सबसे खर्चा होता है किसमें, जहाज़ में होता है, यानी एरोप्लेन में। अगर एक देश से दूसरे जगह लेके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को लेके जाना है ना माल, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है किसमें, जहाज़ में, उसके बाद रोड में, उसके बाद पानी में, यानी सबसे कम पानी में होता है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में बोला जा रहा है कि रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए, यानी कितना फसल का, 4 फसल का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर ऐसे लिखना आपको। उत्तर में लिखना क्या है, रोपण कृषि के 4 फसलों के चाय,
कॉफ़ी और कोको और रबर। याद हो गया। रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसल का नाम लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखना आप? रोपण कृषि 4 फसलें हैं, क्या क्या? चाय, कॉफ़ी, कोको और रबर। आ गया समझ में? चलिए। और 47 नंबर में लिख रहा है क्या? व्यापारिक समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्रीय को क्या लाभ प्राप्त होता है? क्या राष्ट्रीय को क्या लाभ प्राप्त होता है? तो इसका भी आंसर ऐसे ही लिखना आपको। कैसे लिखना चलिए बताता हूँ। उत्तर में लिखना है क्या? व्यापारिक समूह मतलब अपने सदस्य देशों को व्यापार हर तरीके से लाभ पहुँचाता है, पर्यटन करते हैं। इन समूह के देशों के आपस में व्यापारिक समझौता कर रखे हैं, जिसका आधार भौगोलिक समीपय समरूपता और पूरकता। इसमें सदस्य राष्ट्रीय व्यापार शुल्क 2 हटा देते हैं तथा मुक्ति व्यापार को दबाया देते हैं। इनके 2 एक सेकेंड यार, क्या है? देश के व्यापारिक सदस्यों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। द्वितीय अनुबंध है। इसके अलग अलग उत्पादों आधार पर व्यापार बाधाओं ढीले या उनका उन्मूलन होता है। आपको समझ में नहीं आएगा ना, इसको आप अच्छा से एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा है नहीं उतना इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बहुपक्षीय व्यापार क्या है? बहुपक्षीय मतलब व्यापार क्या है? बहु मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, और पक्षीय मतलब एक, यानी कि पक्ष में लेना, ठीक है, तो साइड लेना। तो पक्षीय व्यापार क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में लिख रहा है क्या? बहुपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। एक देश अनेक देशों के साथ व्यापार करता है। देश के कुछ व्यापारिक समझौता को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्रीय की स्थिति प्रदान कर सकता है, यानी कि स्थिति के प्रदान कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित कीजिए। चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर भी लिखना है ऐसे। चिकित्सा के लिए किया जाने वाला पर्यटन चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। इस प्रकार चिकित्सा सेवा चिकित्सा पर्यटन विश्व में इस प्रकार के पर्यटन क्षेत्र के उभरते हुए देशों के भारत का स्थान प्रथम। यहाँ चिकित्सा उपचार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबंध हो गया है। भारत के अतिरिक्त थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और क्या बोला जा रहा है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि अन्य देशों इस उद्योग को तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या? पर्वतों, मरुस्थलीय तथा बार पर संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन का क्या क्या समस्या है? समस्या पूछ रहा है, क्या क्या समस्या है? ठीक है, पर्वतों में, मरुस्थलीय तथा बार संभावित प्रदेशों, ठीक है, प्रदेशों में स्थलीय परिवहन का क्या क्या समस्या है? तो इसका आंसर भी सिंपल है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा है। इसका आंसर में क्या? स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क एवं रेल मार्गों निर्माण के लिए भूमि का समतल होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर परिवहन के लिए या फिर रोड होना चाहिए या फिर पानी होना चाहिए, ताकि समुद्र से हम लोग जहाज गुजार सकें। लेकिन अगर यह सब भी नहीं होगा तो तब तो सामना करना पड़ेगा किसका? दिक्कतों का। अधिक ढाल, ऊंचे पर्वतों और बालू, ठीक है, बालू युक्त मरुस्थलीय सड़क और रेल मार्ग बनाने का कठिन। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी कम पाई जाती है, जिसके उनकी उपयोगिता कम हो जाता है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और रेल मार्ग रख रखाव पर काफ़ी खर्च होता है। यानी कि अगर जहाँ पे सवारी नहीं रहेंगे तो सरकार को घाटा लगेगा ना चलाने में, क्योंकि वहाँ का आन जान यानी कि यातायात नहीं करेंगे तो घाटा लगेगा सरकार को, तो इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन अगर वहाँ दिमाग लगाने से
तो फिर भी यहाँ का मुकाबला ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि पहले नंबर तो वहाँ सड़क तो सही है नहीं, पहले तो सड़क बनाना पड़ेगा अगर गाड़ी चलवाना है तो। अगर पानी भी नहीं, अगर पानी अगर सही अगर जगह रहेगा पानी तो उसमें भी नाव चल सकता है, लेकिन रेल मार्ग तो अच्छा होता है। जहाज़ का सिस्टम पहले चलता था, अब उतना थोड़ी चलता है, अब तो माल ले जाने के लिए सिर्फ काम में यूज़ में लाया जाता है, नहीं तो बाकी नहीं लेके आते हैं। ठीक है, चलिए। तो पड़ता है प्रत्येक वर्ष बाढ़ से सड़क, पुल और रेल यानी कि बहुत सारा हादसा होते हैं, यानी कि नुकसान होते हैं। चलिए, 51 नंबर में बोल रहा है क्या, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? तो इसका आंसर लिखना क्या, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। पार राइबेरियन मार्ग, पार कैनेडियन मार्ग, ऑस्ट्रेलिया और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और शॉर्ट भी था। एक संबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न बाधाओं का एक दूसरे का पूरक होती है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका स्पष्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, सुसंबंधित परिवहन प्रणाली का अर्थ है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग तथा या वायु मार्ग का इस प्रकार विकास होने वे एक दूसरे को संपूर्ण हो सके। अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय जल तक ही सीमित रहता है और इसके आने जाने वाले मालों या यात्रियों के लिए आवश्यकता होता है कि पतन से देशों की आंतरिक भाग तक रेल और सड़क मार्ग विकसित हो। रेल मार्ग पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई तक नहीं बन पाते हैं, अतः ऊंचाई तक जाने के लिए हाइट में जाने के लिए रेल मार्ग के रूप में सड़क मार्ग का विकास किया जाता है। वायु मार्ग संपूर्ण के रूप में हवाई अड्डा से विभिन्न भागों रेल या सड़क मार्गों बनाने पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, भारत में 1991 और 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि क्षेत्रीय विभिन्नताओं का स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर। 1991-2001 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रादेशिक विभिन्नताओं बहुत अधिक सर्वाधिक वृद्धि पर 64.53%, नागालैंड में भी न्यूनतम वृद्धि दर यानी कि 9.43% केरल में थी। और केरल में अतिरिक्त अन्य दक्षिणी राज्यों तो तमिलनाडु 11.72%, आंध्र प्रदेश 14.59% और कर्नाटक में 17.51% भी वृद्धि दर कम होती है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये स्थिति कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में 18.27, गोवा में 5.21%, उड़ीसा में 16.25% की। इसके मुख्य कारण उच्च साक्षरता दर, ये उच्च नगरीकरण तथा अधिक आर्थिक विकास। दूसरी ओर जनसंख्या में अधिक वृद्धि 20 से 25%। नागालैंड में आर्थिक स्थिति गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बांग्लादेश में और हुई। ठीक है, चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है। तो चलिए इसका अंतर देखते हैं। इसका अंतर है कि प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर और इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का प्रत्येक से भौतिक पर्यावरण से प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह और पशुचारण, मछली पकड़ना और वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य का सम्मिलित
किए जाते हैं। इसके विपरीत द्वितीय क्रियाकलाप में प्राकृतिक में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे अधिक उपयोगी मूल्यवान बना सकता है। ठीक है, बना दिया जाता है। विनिर्माण क्या बोला जा रहा है, संस्करण और प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए। और 56 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ऋणात्मक भुगतान संतुलन होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इसका आंसर क्या, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों का अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यह एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात के कई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा पर लेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य अपेक्षा अधिक है तो देशों का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल के रूप में विपरीत स्थिति में धनात्मक अथवा अनुकूल होता है। किसी देश के अर्थव्यवस्था पर व्यापार संतुलन अथवा भुगतान संतुलन व्यापार पर ठीक है प्रभाव पड़ता है। ऋणात्मक संतुलन का अर्थ है कि वस्तुओं के कार्य पर इससे अधिक व्यय करता है। और व्यय मतलब क्या होता है पता है ना, वो व्यय करता है जितना वह अपने सामने का विक्रय से अर्जित करता है। इसमें वित्तीय भंडार समाप्त होने लगेंगे। ठीक है, चलिए। 57 नंबर ने बोला कि पर्यटन के कोई दो लाभ का उल्लेख करिए। तो इसका आंसर है, पर्यटन का एक यात्रा जो प्रमोद के उद्देश्यों से की जाती है। यह कि विश्व के अकेला सबसे बड़ा तृतीय कार्यकलाप है जिससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है तथा देशों के राजस्व प्राप्त होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ है। लाभ यह है कि यह स्थानीय व्यक्तियों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि रोजगार प्रदान करता है तथा पर्यटन संरचना उद्योग घोषित करता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है कि यह लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में मनोहारी दृश्यों, स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखने का अवसर प्रदान करता है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि फूड व्यापार से आप क्या समझते हैं। फूड व्यापार यानी छोटे व्यापार से क्या समझते हैं। तो फूड व्यापार और खुदरा व्यापार सेवा व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय संबंधित अधिकांश फुटकर व्यापार केवल नियत प्रतिष्ठाओं और भंडारों में संपन्न होता है। रेहड़ी ट्रक द्वारा डाक आदेश, दूरभाष स्वचालित बिक्री मशीनों तथा इंटरनेट फूड बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि प्रौद्योगिकी पार्क क्या संक्षिप्त लिखिए। तो प्रौद्योगिकी पार्क उच्च प्रौद्योगिकी पार्क सॉफ्टवेयर पार्क भी कहा जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र जिसमें ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर और क्या बोला जा रहा है राडार और क्या सेल्यूलर और टेलीफोन, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर, हवाईवेयर, यंत्र सामग्री और सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री इत्यादि निर्माण होता है। यह सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अतः इसके उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है खनिज आधारित उद्योगों से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में है कि खनिज आधारित उद्योगों से उसे उद्योग को कहते हैं जिसमें कच्चा माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट उद्योग इत्यादि। लोहा इस्पात उद्योग लोहा अयस्क
कोयला, मैग्नीशियम, चूना पत्थर इत्यादि प्रयोग में होता है। सीमेंट, चूना पत्थर उपयोग में होता है। ठीक है, बार बार एक ही वर्ड लिखा है। तो ये सब होता है तो क्या कहते हैं, खुद क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बताओ? उसको कहते हैं खनिज आधारित। ठीक है, आधारित उद्योग से आप क्या समझ सकते हैं? तो बताओ वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, कहीं पे दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करेंगे, मैं उसका उत्तर देने के लिए बैठा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।